अनुवांशिकी का आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा, मतलब पहला भाग देखा, तो उसमें आप लोगों ने जाना कि अनुवांशिकी होता क्या है। अनुवांशिकी के बारे में तुम लोगों ने जाना, कुछ क्वेश्चन पुट अप कर ले। अनुवांशिकी किसे कहते हैं? अरे इसको तो इंग्लिश में जेनेटिक्स, मतलब अनुवांशिकता के बारे, अनुवांशिकता प्रक्रिया के बारे में जो बताए, अध्ययन कराए, उसी को अनुवांशिकी कहते हैं। और अनुवांशिकता क्या है? हाँ, जिस प्रक्रिया द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी गुण ट्रांसफर होते रहते हैं पूर्वजों के माता पिता के, उसी को आनुवांशिकता कहते हैं। सबसे पहले इस आनुवांशिकता मतलब कैसे गुण ट्रांसफर होते हैं, कैसे जाते हैं, इस पर सबसे पहले प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? ग्रेगर जॉन। अच्छा, मेंडल के बारे में हमने बताया था कि इनका जन्म कब हुआ था? 1822 में। ये पादरी थे किस, कहाँ के चर्च के? ब्रून नामक स्थान पर। फिर इनकी मृत्यु कब हो गई? 1884 में। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हाँ, पत्रिका में। और इन्होंने जो जीवन भर अपना प्रैक्टिकल किया, इसमें इन्होंने किस पे प्रैक्टिकल किया? मटर के पौधे पर। मटर के पौधे को मीठी मटर कह सकते हैं, बागवानी मटर कह सकते हैं, है ना। और मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 14। और इसका वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटाइवम। तो इन्होंने परीक्षण किया, परीक्षण करने के बाद इन्होंने लिख भी किया। लेकिन उन दिनों जिस पत्रिका में इनका पूरा प्रैक्टिकल किया था, जो इनके सिद्धांत छपे हुए थे, वो पत्रिका इतनी लोकप्रिय नहीं थी, इतनी पॉपुलर नहीं थी, तो इसीलिए ये पॉपुलर नहीं हो पाए। फिर 1900 के बाद में वैज्ञानिकों ने जब दोबारा से सर्च किया और जब पाया कि जो हम आज सर्च कर रहे थे उसको पहले ही मेंडल सर्च करके चले गए, तब इनके सिद्धांतों को ख्याति मिली, प्रसिद्ध हुए। और इसीलिए इनको जो है क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन आज हम तुम लोगों को, हमने 3 इनके रूल हमने बताया था कि कौन सा पहला रूल था? प्रभाविता का नियम। दूसरा सेकेंड रूल है पृथक्करण। तीसरा रूल अपव्यवन का नियम। प्रभाविता का नियम ये बताता है कि जैसे मान लिया अगर 2 प्रभावी गुण अप्रभावी गुण अगर आपस में संयुक्त होते हैं तो उसमें प्रभाव में प्रभावी वाला गुण रहेगा, अप्रभावी वाला गुण जीन्स में तो रहेगा, जीन में तो रहेगा, बट वो अपना फोनोटाइप मतलब दिखेगा नहीं। और पृथक्करण का नियम, जब आने वाली पीढ़ियों में जो वो गुण है आपका जीन में, वो फिर अलग हो जाएगा, पृथक अपना अस्तित्व बनाएगा। और अपव्यवन का नियम क्या बताया था हमने? स्वतंत्र पूर्वक जो मिक्स होंगे गुण, तो वो नए जीन बनेंगे, नए किस्म के पौधे भी बनते हैं। ऐसे ही तो बनते हैं, जैसे मान लिया ये हाइब्रिड मक्का वगैरह, ये इसी रूल पर आधारित है। आज हम तुमको बताएंगे कि मनुष्य का लिंग निर्धारण, मतलब जैसे आजकल देखते हो कि आए दिन हत्याएं होती है। अगर जैसे मान लिया किसी के यहाँ लड़की पैदा हो गई तो पूरा दोष लड़की को दिया जाता है कि माता सही नहीं है। पिता अपनी लड़की को कोई नहीं कहता। जैसे मान लिया बहू की अगर लड़की हो गई तो सास जो है पूरा दोष बहू को ही थोप देती है, क्योंकि ये अभाग्यशाली, इतना अंधविश्वास है। लेकिन हम तुमको बताएंगे कैसे मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। ये कई बार क्वेश्चन आया है, तो देखिएगा मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46। जब इनका अर्धसूत्री विभाजन होगा तब कितने रह जाएंगे? 23। 23 दूना 46। 23 कैसे रह जाएंगे? 23 रह जाएंगे। आधे अर्धसूत्री 22 तो इसमें क्या होंगे? जैसे मान लिया इसको हमने मनुष्य मान लिया, क्या मान लिया? मनुष्य मान लिया। तो इसका अर्धसूत्री विभाजन जब हुआ, मतलब जब युग्मक मिलते हैं तो उसके पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो फिर 23 जब गुणसूत्र रह गए तो 22 इसमें होंगे क्या? x। क्या होंगे? x। और एक जो होगा वो क्या होगा? y, क्योंकि मनुष्य के होते हैं क्या? x और y गुणसूत्र होते हैं। तो 22 तो वो x होते ही है मनुष्य में, और y 23वां जो गुणसूत्र होता है वो तो या तो x होगा या y होगा, मतलब 2 है। अब जिधर वो मिल जाए गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन में x y है तो चाहे y भी आ सकता है और x भी आ सकता है। इसी तरीके से स्त्री में आप मादा लिख लो, इसको नर लिख लो। इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 23 हुए, 22 जोड़ी x है, और इसमें दोनों गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? x ही होते हैं, तो यहां पर भी आएगा x। तो ये जो है x जो है और ये x है,
अगर ये गुणसूत्र जैसे मान लिया ये अलग है, ये x ही यहाँ पे आया, मतलब ये जो y है y के स्थान पर अगर x ही आया और x जाके जब मिलेगा तो लड़की ही होगी, और अगर ये y आया तो फिर क्या होगा, लड़का होगा। कहने का मतलब x और y जब आएगा तब लड़का होगा, और जब x आएगा तो लड़की होगी। तो अब इसमें ये अब बात आती है कि लड़के को ही क्यों माना जाता है जिम्मेदार लिंग निर्धारण का, क्योंकि लड़की में तो पहले ही x है, मतलब उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं, उसको नेचुरल रूप से x दिया गया है। रूल क्या है कि जैसे मान लिया अगर आपका ये y वाला प्रभावी है, मिक्स हो रहा है किसके साथ में, x के साथ में, जो अंडाणु है स्त्री के, उसमें जो x तो पहले से अगर आपकी क्षमता अच्छी है, अगर y मिक्स हो रहा है मतलब समायोजित हो रहा है और अंडाणु से शुक्राणु आपके जब मिलते हैं तब उसमें समायोजित होने पर आपका अगर y गुणसूत्र जो 23वां गुणसूत्र होता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि लिंग का निर्धारण कौन सा गुणसूत्र करता है, तो लिंग का निर्धारण 23वां गुणसूत्र करता है, अर्धसूत्री विभाजन के बाद में 23वां। अगर आपका कम x आ रहा है, x इसका तो है ही, उसका कोई दोष ही नहीं, उसमें तो है ही 23 जोड़ी प्राकृतिक नेचुरल रूप से। अगर आपका गुणसूत्र जो है मतलब x ही जा रहा है तो लड़की हो जाएगी, और अगर y जा रहा है तो लड़का हो जाएगा। तो अगर कभी कभी आएगा कि मनुष्य का लिंग निर्धारण टिप्पणी लिखिए, तो इसमें आप ऐसे लिखेंगे कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के समय तो आप लोगों ने जाना कि सबसे ज्यादा दोषी जो है, मतलब सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व लिंग निर्धारण में किसका होता है, नर भाग का होता है, नर का होता है। तो इसीलिए अगर कोई लड़की हो तो आप अपने को कोसिएगा, है ना, अगर सास कोई है तो अपने पुत्र को कोसे गाली दे, बहू को गाली ना दे, उसका कोई भी दोष नहीं होता है। आगे तुम्हारे चैप्टर में आया है विभिन्नता, विभिन्नता मतलब डिफरेंट, है ना, वेरिएशन। अब सवाल ये आता है कि जैसे मान लिया एक ही माता पिता की 4 संतानें हैं और चारों संतानें अलग अलग हैं, उनका फेस अलग है, उनकी आदतें अलग है, उनकी त्वचा अलग है, कुछ न कुछ बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होते। तो ये विभिन्नता जो है वो कैसी आती है, विभिन्नता का हमने जो आपको परिभाषा बताई थी वो क्या बताई थी, बताओ। मेन बात आप ये याद रखिएगा कि ऐसे सदस्य जो अपनी जात से कुछ न कुछ गुण उनके भिन्न होते हैं, बस भिन्नता हो गई। जैसे आप हैं, आप जात तो एक ही है लेकिन कुछ न कुछ गुण आपके भिन्न जरूर हैं, आपका फेस एक जैसा नहीं है, आपके बाल एक जैसे नहीं है, कहीं न कहीं आपको भिन्नता मिलेगी। अब विभिन्नता के कारण क्या है, विभिन्नता का कारण क्या है, पहला कारण क्या है, जीव सभी जीवों के वंशानुगत गुणों को निर्धारित। एक तो पहला कारण है जीन, जैसे आप पतले हैं तो इसमें आप वो मोटे हैं, तो आप दोनों की विभिन्नता का कारण पहला है जीन, आप किस माता पिता की संतान है, मतलब जैसे आपके माता पिता होंगे वैसे आप होंगे। तो अगर आप दोनों में कोई विभिन्नता है तो उसका पहला कारण है जीन, मतलब जैसे आपका डीएनए होगा वैसे आपकी वैसा ही आपकी आकृति होगी, वैसा भी आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर होगा। दूसरी बात अब आती है जैसे अगर एक ही माता पिता की 2 संतानें हैं, उनका तो जीन एक ही जैसा है, फिर उनमें विभिन्नता क्या है, दूसरा प्रकार क्या है, पर्यावरण। क्या है, पर्यावरण। जैसे अगर आप जैसे मान लिया आप एक ही माता पिता की संतान है, एक लड़का दिल्ली चला गया, अच्छी जगह परवरिश होने लगी, अच्छे वातावरण में पलने लगा, तो उसका जो त्वचा होगा, उसका जो कलर होगा, उसकी बात करने का जो स्टाइल होगा, लहजा होगा, वो चेंज हो जाएगा। और एक उसी माता पिता का पुत्र या बेटी गांव में रह जाती है तो उसका बात करने का लहजा जो है अलग होगा। तो ये विभिन्नता के कारण है, क्या है, कारण है। और विभिन्नता होती कितने प्रकार की है, विभिन्नता तुम्हारे सिलेबस में 2 प्रकार की बताई गई, एक होती है क्या, जननिक जननिक विभिन्नता और कायिक विभिन्नता। अब याद नहीं किए हो, जननिक विभिन्नता क्या होती है, ऐसी विभिन्नताएं जो कोशिकाओं में
होने वाले जनन कोशिका, कोशिका अलग, कोशिकाओं से शरीर बनता है, ये कोशिका के समूह से। उत्तर जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन को क्या जननी की विभिन्नताएं कहते हैं। मतलब जैसी आपकी, वही बात आ गई, जैसी आपकी जीन आपकी कोशिका में होंगे वैसे ही आपकी प्रवृत्ति होगी, वैसे ही आपकी क्वालिटी होगी। तो ये कैसी है विभिन्नता? जननिक। एक नहीं हमने बताया था जब इसमें पढ़ाया गया था जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप अनुपात आया था 3:1 और फिनोटाइप 1:2, 2:1। तो जीन्स वाली विभिन्नता एक होती है आपके में डीएनए कैसा है, आपके जीन्स गुणसूत्र कैसे हैं, जीन कैसे हैं, और दूसरी है कायिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता मतलब शरीर से मतलब है। कायिक विभिन्नता किससे मतलब है? शरीर से। और ऐसी विभिन्नताओं पर प्रभाव जैसे जलवायु का पड़ता है, वातावरण का पड़ता है, जो आसपास तुम्हारे जैसी आपका वातावरण होगा और जैसी आपके आसपास जलवायु होगी वैसा आपका शरीर होगा। आप कितने भी काले हो, अगर जैसे मान लिया अगर इंग्लैंड वगैरह में चले जाएं बिल्कुल चिट्टा निकल आएंगे, और इंग्लैंड वाले बिल्कुल अगर यहाँ आ जाएं कितने भी गोरे हों थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ जाता है। तो ये होती है कायिक विभिन्नता। तो अगर तुमसे कोई विभिन्नता पूछे, विभिन्नता के कारण पूछे और विभिन्नता के प्रकार पूछे तो आप तीनों क्वेश्चन कर लोगे। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक विभिन्नता के स्रोत। क्या है? इसमें आप सही से बताइएगा। आनुवांशिक विभिन्नता के स्रोत। चलो बताओ एक कोई टॉपिक, आप कोई एक इसमें कारण। आप जैसे मान लिया उत्परिवर्तनवाद तुम लोगों ने पढ़ा था जैव विकास में। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डीवरीज। उत्परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया कोई व्यक्ति में अचानक परिवर्तन हो जाए। कैसा हो जाए? जैसे मान लिया अगर आज जैसे मान लिया 20 साल तक आप लड़के हैं और 21वें साल जैसे ही लगा आप बिल्कुल अपनी क्वालिटी चेंज करने, लड़कियों की तरह बातचीत करने लगे, हाथ पांव एकदम हिलाने लगे, जैसे मान लड़कियां बातचीत सब चाल डाल सब लड़कियों की तरह हो जाए। तो ये क्या है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन मतलब अचानक आया हुआ परिवर्तन। तो आनुवांशिक विभिन्नता का स्रोत एक तो होता है उत्परिवर्तन। जैसे मान लिया अचानक अगर आपके जीन में परिवर्तन आया या आप में परिवर्तन आया तो उसके कारण आपकी आने वाली पीढ़ियां भी चेंज हो जाएंगी। यही नहीं लगेगा कि आप फला वंश के लड़के हैं या फला वंश से ताल्लुक रखते हैं। तो अगर तुमसे पूछे कि आनुवांशिक विभिन्नता का पहला स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन। मतलब अचानक आए परिवर्तन। नहीं समझ पाए? मतलब अचानक जैसे मान लिया ये होता है कि जैसे मान लिया एक बहुत दुबला पतला व्यक्ति है और उसकी आप संतान है, मतलब आप कितना बहुत दुबले पतले हैं, आपने इतना परिवर्तन किया कि एक आप विश्व लेवल के बहुत बड़े पहलवान हो गए। तो ये आपका कायिक परिवर्तन होगा ही, प्लस आपके डीएनए भी बदल जाएगा। आपकी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो बिल्कुल आप पिता से मैच नहीं खाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये विभिन्नता आएगी। और ये विभिन्नता कैसी होगी? आनुवांशिक विभिन्नता का पहला स्टेप होगा। और बताइएगा आनुवांशिक विभिन्नता के स्रोत और किसके कारण होता है? पुनर्योग। दूसरा है गुणसूत्र या क्रोमोसोम। वही बात। क्रोमोसोम। अब जैसे ये होता है, जैसे मान लिया एक लड़की है, वो छोटे कद की है और उसकी गुणसूत्र भी मतलब उतना डेवलप नहीं है और उसकी शादी एक पहलवान से हो गई। तो जो नई संतान होगी उसकी जो है एकदम भिन्नता होगी। मतलब ना तो वो ज्यादा छोटा होगा और ना ज्यादा पहलवान होगा, बीच का क्वालिटी होगा। तो ये भिन्नता जो दोनों से मिक्स होगी ये है किसके कारण? गुणसूत्र। क्योंकि वो दोनों के गुणसूत्र, लड़की के भी गुणसूत्र हैं अर्ध विभाजन द्वारा और पुरुष के भी हैं। तो नया जो डीएनए बनेगा वो एकदम भिन्न बनेगा। जो नया लड़का जो होगा उन दोनों से होगा तो वो एकदम अलग तरीके का बनेगा। ये कैसी भिन्नता है? इसका कारण है गुणसूत्र, क्रोमोसोम, है ना। गुणसूत्र को ही इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। अगला बोलो। अगला है आनुवांशिक पुनर्योग। आनुवांशिक पुनर्योग में भी यही आता है। जैसे मान लिया ये छोटी लड़की वाला जो हमने बताया यही वाला सिस्टम है। और बताइएगा। और कभी कभी विभिन्नता ऐसे भी आ जाती है, जैसे मान लिया कोई एक व्यक्ति, एक माता पिता के दो संतान हैं और एक अगर स्वस्थ है
तो वो अलग उसका चेहरा, उसकी बॉडी होगी। अगर एक बचपन से ही रोगी रह रहा है या कोई बीमारी आ जाए तो फिर वो उसमें बदलाव आ जाता है। तो दूसरा कारण विभिन्नता का ये भी है रोगी। और जो उसकी संतानें होंगी, जैसे वो अगर जैसे आप स्वस्थ हैं, आप 2 भाई हैं, आप स्वस्थ हैं, आपका भाई रोगी रहता है, जैसे मान लिया, ऐसा हो ना, मान लिया। और अगर कोई लड़की ऐसी आई वो भी रोगी ही है, और वो रोगी रोगी जब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा उनका जब मिलन होगा तो जब नई संतान पैदा होगी वो कहीं न कहीं और रोगी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, आपके बच्चे होंगे स्वस्थ, अगर आपकी भी स्वस्थ है तो दोनों लोग मतलब आने वाली संतान स्वस्थ होगी, उनकी संतान जो होगी वो दुबली पतली और रोगी होगी। तो आपके बच्चे में और उनके बच्चे में क्या हो जाएगा, विभिन्नता हो जाएगी। इसका कारण क्या है, रोग। तो ये भी एक स्रोत है। तो इसको बार बार पढ़िएगा। ये इस चैप्टर से बहुत सारे मार्क्स के नंबर, बहुत सारे मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए बार बार इसको पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है।